प्यारे छात्रों नमस्ते। आपसे एक बात पूछता हूं, जब भी आप कोई काम करते हैं तो अपने बड़ों से कुछ प्रश्न पूछते हैं, उत्तर मिलते हैं, फिर आप वैसे उस काम को करते हैं। वैसे ही हमने कक्षा 10वीं का ये पहला पाठ सूचि पर्यावरण पढ़ा था, तो इसमें भी कुछ प्रश्नोत्तर आपके मन में आए होंगे। जैसे एक शब्द था ये दुर्बह क्या है, तो मैंने आपको बताया था दुर्बहम धन अत्र जोड़ दिया है, इसलिए दुर्बहम अत्र हो गया। तो दुर्बह मतलब कठिन था, और उस पाठ में हमने पढ़ा था कि महानगरों का जीवन प्रदूषित है और बहुत कठिन भी है वहां जीना रहना, इसलिए पाषाणी सभ्यता से निकल करके प्रकृति के नजदीक जाना है। यह पाठ था। उसी पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर हैं, बड़े सरल प्रश्नोत्तर हैं। आइए हम उनको देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो अत्र जीवितम कीदृशम जातम। संस्कृत की एक खासियत है, यदि आपको उत्तर लिखना है तो उसका प्रश्न समझ में आना चाहिए। तो प्रश्न में एक शब्द है कीदृशम। कीदृशम का मतलब होता है कैसा। मैं आपसे पूछूं कीदृशम इदम, यह कैसा है, तो इसका मतलब आप बताएंगे कि यह सुंदर है या यह बहुत अच्छा आकर्षक है। वैसे ही क्वेश्चन में पूछा कि अत्र जीवितम कीदृशम जातम, अर्थात यहां पर जीवन कैसा हो गया, तो आपको बताना है कि महानगरों में जीवन कैसा हो गया, कठिन हो गया। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न एक पद में बस उत्तर देना है, अर्थात एक शब्द में आंसर देना है। तो आप ये भी लिख सकते हैं दुर्बहम, या फिर आप कठिनम लिख सकते हैं, दोनों सही है। दुर्बहम और कठिनम पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। आप पाठ को ध्यान से सुनेंगे तो उसमें आपको ये उत्तर मिलेगा। अनिशम मतलब दिन रात, महानगर मध्य अर्थात महानगरों के मध्य में क्या चलता है, बताइए क्या चलता है। तो ना महानगरों के मध्य में बाकी सब कुछ तो चलता है, पर वाहन बहुत चलते हैं, हमेशा वाहन चलते रहते हैं, और उनके लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है पाठ में, कालायस चक्रम। चक्रम मतलब चके, तो कालायस चक्रम इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। कुत्सित मतलब निंदित, जिसकी निंदा की जाए या बेकार। तो बेकार वस्तुओं से मिला हुआ क्या है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, बेकार वस्तुओं से मिला हुआ, किम धन अस्ति, इन दोनों को मिला दिया, अर्थात क्या है। यहां मतलब है जैसे आप जो भोजन बाहर करते हैं, होटल में जाकर खाते हैं, या पैकेटों में बंद अनाज आता है, तो हमारे घर में जो माताएं या बहनें होती हैं, बुआ होती हैं, दादी होती हैं, वो तो शुद्ध भोजन बनाती हैं कि कोई कीड़ा तो नहीं गिर गया, फफूंद तो भोजन में नहीं लगी है, और आपको बहुत अच्छा बना के देती हैं। पर जो बाजारों में पैकेट वाला अनाज होता है, या फिर खुला हुआ जो अनाज होता है, खुले में होटल्स में बन रहा हुआ भोजन होता है, उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कितने दिन का है, उसमें क्या मिला हुआ है। क्योंकि हम अपने घर जो भोजन बनाते हैं वो तो 2 दिन में ही खराब होने लगता है, फफूंद आने लगती है, पर बाजारों में महीनों बंद रहता है भोजन, पैकेटों पर खराब नहीं होता, क्योंकि उनमें केमिकल्स भी डाले जाते हैं। खैर ये लंबी बात है, आपको तो इतना ध्यान रखना है कि कुत्सित वस्तुओं से मिश्रित क्या है, भोजन। अब आप भोजनम लिखें या फिर इसका एक और पर्यायवाची है भक्ष्यम, तो भक्ष्यम लिखें या भोजनम लिखें, दोनों सही है। अगला प्रश्न है अहम कस्मई जीवनम काम्ये। अहम, अहम मतलब मैं, कस्मई किसके लिए, कस्मई में चतुर्थी विभक्ति है, अर्थ निकलेगा किसके लिए, मैं किसके लिए जीवनम काम्ये, जीवन की कामना करता हूं। ये कवि का प्रश्न है। जैसे मैंने ये पाठ गाया कि सूचि पर्यावरण, तो उस पाठ के अंत में एक कामना की गई है, तो वो कामना, वो भावना किसके लिए भाई गई है, ये प्रश्न है। तो अहम मानवाय जीवनम काम्ये, तो उत्तर होगा केवल मानवाय। अगला प्रश्न देखते हैं केशाम माला रमणीया। केशाम में षष्ठी विभक्ति अर्थात किसकी, माला रमणीया अर्थात सुंदर है, किसकी माला सुंदर है। तो आपने अंत में एक पैरा पढ़ा होगा, हरित तरुणाम ललित लतानाम, मतलब हरे पेड़ों की। जब आप जंगल में जाएंगे तो आपको वहां एक पेड़ नहीं मिलेगा,
बहुत सारे पेड़ मिलेंगे, उनकी माला होगी, श्रृंखला होगी, लताएं भी बहुत सारी होंगी। तो आप लिख सकते हैं ललित लतानाम हरित तरुणाम। आपको दोनों में से जो याद रहे सही रहेगा, ललित लतानाम माला। क्योंकि जो लताएं होती हैं बेटा, पेड़ तो सीधा होता है, और जो लताएं होती हैं जंगलों में या घरों में बेलाएं होती हैं, वो घूम घूम कर ऐसी मुड़ते हुए पेड़ की डालियों पर चढ़ते हुए बहुत ऊपर पहुंच जाती हैं, एक माला के जैसे लूज होती हैं। तो आप ललित लतानाम, ललित अर्थात सुंदर, किसी का नाम आपने कभी सुना होगा ललित, तो ललित अर्थात सुंदर और लता। चूंकि प्रश्न की साम अर्थात षष्ठी विभक्ति में पूछा है, तो उत्तर भी आपको षष्ठी विभक्ति में ही देना होगा। तो ललित लता नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा? ललित लतानाम। ललित लता में आपको आधा नंबर मिलेगा, लतानाम लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसका उत्तर हुआ ललित लतानाम माला। अगला प्रश्न देखते हैं। अब जो प्रश्न आ रहा है इसमें लिखा है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा से लिखना है और पूरी एक पंक्ति में उत्तर देना है, क्योंकि यह प्रश्न 2 नंबर का होता है। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। कवि अर्थात जिसने ये गीत लिखा है हरिदत्त शर्मा जी, तो कवि किमर्थम, किमर्थम का जब भी आपको कहीं देखने को मिले तो आप किमर्थम मतलब लिखना किस लिए। तो कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कवि किस लिए, प्रकृते यहां पर षष्ठी विभक्ति है, तो कवि किस लिए प्रकृति की शरण को इच्छा करता है या चाहता है। कवि क्यों, इतना अच्छे महानगर में रह रहा है, हर चीज की वहां सुविधा है, नेटवर्क है, डॉक्टर्स हैं, अच्छा स्कूल है, सर्वगुण संपन्न सारी सुविधाएं हैं, फिर भी वह प्रकृति की शरण में क्यों जाना चाहता है। तो उत्तर देखते हैं क्या है। कवि किमर्थम अर्थात कवि किस लिए प्रकृति की शरण की इच्छा करता है। तो ये प्रश्न आपको, इस प्रश्न का उत्तर सीधा पुस्तक में नहीं मिलेगा, आपको पूरी पुस्तक का पाठ पढ़ेंगे तो आपको वहां समझ में आएगा कि प्रदूषण से मुक्ति के लिए और अच्छे जीवन के लिए। तो चूंकि आपको एक लाइन में उत्तर देना है, इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत लंबा हो सकता है, तो एक लाइन में क्या होगा इसका उत्तर, कवि ही सुजीवनार्थम या सज्जीवनार्थम। चूंकि किमर्थम में प्रश्न पूछा है तो किमर्थम में ही हम आंसर देंगे। तो किमर्थम जीवनार्थम, जीवन धन अर्थम, इन दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे किम धन अर्थम को जोड़ा तो किमर्थम बन गया, अर्थात किस लिए, तो हमें बोलना है जीवन के लिए, तो जीवन धन अर्थम दोनों को जोड़ देंगे, दीर्घ संधि हो जाएगी जीवनार्थम। कैसे जीवन के लिए, तो सदजीवनार्थम या सुजीवनार्थम। तो कवि ही सुजीवनार्थम प्रकृति ही शरणम इच्छति, प्रकृति की शरण की इच्छा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। कस्मात् कौन सी विभक्ति है, पंचमी, किस कारण से, महानगरेषु अर्थात महानगरों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, किस कारण से महानगरों में संसरणम कठिनम, संसरण का मतलब चलना, संसरणम कठिनम, तो किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया है। आपको पता होगा पाठ में कि बहुत सारे वाहन वहां चलते हैं, यहां से गाड़ियां, वहां से गाड़ियां, ट्रेन, मोटरसाइकिल, चारों ओर से वाहन चलते हैं, इसलिए कठिन चलना है वहां पर। तो उत्तर क्या होगा, मार्गेषु अर्थात आप सामान्यतः सरल भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, अनंत शक्तियानानाम कारणात्, शक्तियानानाम कारणात् मतलब वाहनों के कारण से। तो इसका सरल है, वाहन को शक्तियान बोल के आप सामान्य भाषा में यान, यान की षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगी यानानाम, यानानाम पंक्तौ कारणात् या यानानाम कारणात् बस लिख सकते हैं। तो फिर से उत्तर बता रहा हूं मैं, महानगरेषु यानानाम कारणात् जीवन संसरणम कठिनम, यानों के कारण से अर्थात वाहनों के कारण से। अगला प्रश्न देखते हैं। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। तो जो कुछ भी आता है, जल, भोजन, वायु, ये सारे दूषित है ना, तो हम लिखेंगे अस्माकं पर्यावरणे जलम, भोजनम,
भूमि भी दूषित है तो धरातलम, मृदा प्रदूषण होता है तो धरातलम, वायु प्रदूषण होता है तो वायुमंडलम, जल प्रदूषित होता है तो जलम। तो अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, जलम और भोजनम, धरातलम, चा मतलब और ये सारे शब्दों के बीच में और बार बार ना बोल करके हमने चा लगा दिया अंत में, तो उसका मतलब और निकलेगा। तो वायुमंडल, भोजन, धरातल और जल ये दूषित हैं। अगला प्रश्न, कभी कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कुत्र का मतलब क्या है? कभी कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, अर्थात कभी कहां पर, संचरणम। संचरणम का मतलब होता है, जो संचरण का मतलब घूमना चलना है वही संचरण का अर्थ, अर्थात चलना या घूमना। तो कभी कहां पर चलने की या घूमना कर्तुम करने की इच्छा करता है, कभी कहां घूमना चाहता है। तो कहां घूमना चाहता है? तो महानगर से निकलकर वन को जाना चाहता है, ग्राम को जाना चाहता है। तो कभी ही ग्रामांते मतलब गांव के समीप या गांव में, तो कभी ग्रामांते, एकांते कांतारे। आपने अंतिम पद में पढ़ा होगा कि कभी गांव के पास एकांत जंगल में जाना चाहता है, चलना चाहता है। तो कभी ही एकांते कांतारे, ग्रामांते संचरणम कर्तुम इच्छति, ये ज्यों का त्यों प्रश्न से उतारना है, पर यहां पर आपको एकांते कांतारे लिखना है, ठीक है। तो कभी ही ग्रामांते एकांते कांतारे संचरणम इच्छति, ये उसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वस्थ जीवनाय। अब चतुर्थी विभक्ति तो अर्थ निकलेगा स्वस्थ जीवन के लिए। कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सब सोचिए कि स्वस्थ जीवन के लिए हमें कहां रहना चाहिए। तो स्वस्थ जीवने प्रकृति समीपे, प्रकृति के समीप में, सरल भाषा में ऐसा लिख सकते हैं। पुस्तक के अनुसार यदि हम जाएंगे तो खग कुल कलरव गुंजित वन देशे शुद्ध पर्यावरणे भ्रमणीयम। तो आप सरल और लिख दीजिए, स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवनाय शुद्ध पर्यावरणे, अर्थात शुद्ध पर्यावरण में, स्वस्थ जीवनाय शुद्ध पर्यावरणे, उद्याने प्रदूषण रहित क्षेत्रे, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। स्वस्थ जीवनाय प्रदूषण रहित क्षेत्रे शुद्ध पर्यावरणे प्रकृति समीपे भ्रमणीयम, प्रकृति के समीप में घूमना चाहिए, ये उसका उत्तर होगा। जैसे सुबह सुबह घूमते हैं तो आप किसी फैक्ट्री को घूमने नहीं जाते हैं, कहां? उद्यान को घूमने जाते हैं, वन को घूमने जाते हैं, ट्रैकिंग करने जब जाते हैं। तो ये उसका उत्तर हुआ। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत, अर्थात आपको संधि करना है और संधि विच्छेद दोनों करना है। यानी कहीं कहीं आपको दो शब्द मिले हुए मिलेंगे कि दोनों शब्द मिले हैं, आपको उसको तोड़ना है। कहीं कहीं आपको दो शब्द अलग अलग मिलेंगे तो उनको जोड़ना है। जब मैं आपको संधियां डिटेल में पढ़ाऊंगा तब इन पर और चर्चा करेंगे। अभी तो केवल हम उत्तर देखेंगे इनका। तो पहला प्रश्न है प्रकृति ही, प्रकृति रेव, ये शब्द दिया हुआ है, अब इसको मैं तोड़ना है। तो मैंने आपको पाठ में ही बताया था प्रकृति रेव, इसमें दो शब्द हैं, विसर्ग संधि हुई है। प्रकृति ही धन एव, इन दोनों को मिला दिया तो विसर्ग संधि हुई। जब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो ये आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं स्यान नैव, यहां पर व्यंजन संधि है, स्यात धन एव। यहां पर ना आगम हो गया है संस्कृत की नियम के कारण से, बाकी ना की यहां कोई जरूरत नहीं, बस आ गया है। जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा, अलग अलग करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। तो स्यात एव इसका मतलब था। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द क्या है? ह्यनंता। ये शब्द तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, बड़ा अजीब सा शब्द है, पर इसमें दो मिले हुए शब्द हैं। ही धन अनंता, ही अव्यय है और अनंत भी एक शब्द है। तो ही का मतलब निश्चित रूप से, जो वाहनों की पंक्ति निश्चित रूप से अनंत है, उनके कारण से चलना कठिन है। तो ही के अंत में कौन सी मात्रा लगी है? ही शब्द के अंत में ई की मात्रा है। और उस तरफ क्या है? अनंता में प्रारंभ में आ,
तो आपने 9th कक्षा में पढ़ा होगा, ऐसी परिस्थिति में यण संधि होती है तो ही की ई की मात्रा का बन जाएगा या, तो हा आधा बचेगा, आधा हा और या में मिलेगा अनंता का आ, तो है अनंता बन गया, यहां पर यण संधि हो गई। अगला शब्द देखते हैं, वही धन अंत धन जगति, इन तीनों को मिलाएंगे शब्दों को, विसर्ग संधि है, दोनों विसर्गों का रा बनेगा, वही अंतर जगति। ठीक है, वही अंतर जगति। अगला देखते हैं, असमान नगरात, यहां पर अस्मात धन नगरात है। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता अस्मात शब्द है, असमान नहीं है? ये तो जब आप विभक्तियां पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े संस्कृत के शब्दों को समझेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कौन सा शब्द होता है शुद्ध, असमान सही है, अस्मात सभी सही है। तो अस्मात धन नगरात, यहां पर भी व्यंजन संधि हुई। अगला शब्द देखते हैं, समधन चरणम। अब भी हमने प्रश्न में पढ़ा था संचरणम, यहां पर व्यंजन संधि है, संचरणम, मां का इया बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि आगे जो चा वर्ण है उस चा का अंतिम वर्ण इया है। तो जब भी पहले शब्द के अंत में कोई वर्ग का 5वां अक्षर आए और उसके सामने जो भी शब्द हो अक्षर होगा उसी का अंतिम अक्षर वो बन जाएगा, पहला जो 5वां अक्षर था। तो यहां पर देखेंगे जैसे पहले शब्द के अंत में सम में मां है और सामने चा है, तो मां किस में बदलेगा? चा के अंतिम वर्ण में, तो मां की जगह हो गया इया, संचरणम। अगला शब्द देखते हैं, धूमम मुंचति। धूमम मुंचति, यहां पर बिल्कुल सिंपल फंडा है, सामने एक व्यंजन है तो उस व्यंजन के हिसाब से नॉर्मल अगर आप लिखेंगे तो दिक्कत नहीं है, पर व्यंजन सामने है तो एक नियम लग जाता है कि व्यंजन के पहले यदि आधा मां है तो वो बिंदी बन जाएगा, तो धूमम मुंचति ऐसा बन जाएगा, धूमम मुंचति। क्योंकि वहां वो नियम भी लगेगा संधि वाला, ये अनुस्वार बनना, अनुस्वार का आधा मां बनना, ये नियम भी लगेगा। अगर आप सोचेंगे जो संचरणम में नियम लगाया वह लगाएं, तो वह लगाएंगे तो भी मां ही बनेगा, और मां के बाद आपको फिर ये नियम लगाना पड़ेगा कि जब भी किसी शब्द के अंत में आधा मां हो और उसके बाद वाले शब्द में यदि कोई व्यंजन हो तो उस आधे मां की बिंदी बन जाती है, अनुस्वार बन जाता है, तो धूमम मुंचति ऐसा बन जाएगा। इस प्रकार से आपने संधियों को देखा। आइए देखते हैं आगे चतुर्थ प्रश्न क्या कहता है। अधोलिखितानाम अव्यय पदानाम या अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे जो अव्यय लिखे हुए हैं ना एक कोष्टक में, वृषम मतलब अत्यधिकम, यत्र तत्र अत्र अपि एव सदा और बहि, तो इन शब्दों को आपको खाली स्थान में भरना है। जैसे पहला ही प्रश्न देखते हैं, इदानीं वायुमंडलम खाली स्थान प्रदूषितम अस्ति। अब जो वायुमंडल है प्रदूषित हो गया है। अब देखेंगे वृषम आएगा, यत्र तत्र अत्र अपि, इनमें से क्या आएगा? तो इदानीं मतलब अब, वायुमंडल अर्थात वायुमंडल। अब वायुमंडल बहुत ज्यादा या यहां या वहां, अत्र मतलब यत्र मतलब वहां, यत्र मतलब जहां, तत्र मतलब वहां, अत्र मतलब यहां, तो ये तो सारे नहीं आएंगे। अब वायुमंडल बहुत अधिक दूषित हो गया है, तो अत्र वायुमंडलम अत्यधिकम दूषितम, तो भृशम आएगा इसमें, भृशम प्रदूषितम अस्ति। अगला प्रश्न, खालिस्थान जीवनम दुर्बहम अस्ति, क्या इसमें भरेंगे? तो आपने पहली ही लाइन में पढ़ा था जीवितम अत्र दुर्बहम, तो वहां पर अत्र शब्द आएगा, अत्र जीवनम दुर्बहम अस्ति। तृतीय देखेंगे खालिस्थान, प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम खालिस्थान लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरणे अर्थात शुद्ध वातावरण में, क्षणम मतलब थोड़ा सा, क्षण मतलब क्षण मात्र के लिए, थोड़े समय के लिए संचरण करना। प्राकृतिक वातावरण में थोड़े समय के लिए घूमना लाभदायक है। अब देखिए कौन सा शब्द आएगा, सदा। सदा शब्द इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया, क्षणम मतलब थोड़े समय के लिए, बही मतलब बाहर, मतलब बाहर तो आएगा नहीं, अपि मतलब भी, तो यहां पर भी आ सकता है कि प्राकृतिक वातावरण में
क्षण मात्र के लिए संचरण करना अर्थात घूमना भी लाभदायक है। अगर आप दिन भर उसी वातावरण में रहें, उसी वातावरण में आपका घर हो तो ये अच्छी बात है, पर यदि थोड़ा सा भी आप घूम लेते हैं तो भी वह लाभदायक है। तो भी यहां पर अपि शब्द आएगा। अगला देखते हैं, पर्यावरण से संरक्षणम खाली स्थान प्रकृति आराधना। पर्यावरण से संरक्षणम अर्थात पर्यावरण का संरक्षण, एव प्रकृति आराधना, एव मतलब ही, यहां पर एव आएगा, अर्थात पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति आराधना अर्थात प्रकृति की आराधना है। क्या मतलब? पर्यावरण को आपने संरक्षण किया अर्थात वायुमंडल को दूषित नहीं किया, पेड़ लगाए, जल की सुरक्षा की, उसको मैला नहीं किया, तो ये आपने पर्यावरण की रक्षा करी। और यदि आपने ऐसा किया तो यही तो पर्यावरण की रक्षा और प्रकृति की क्या है? आराधना। दोनों समान एक ही हैं, तो यहां पर एव शब्द आएगा। अब कौन सा बचा? सदा और बही। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। खाली स्थान, खाली स्थान समयस्य सदुपयोगा करणीय। खाली स्थान फिर लगा समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो समय का सदुपयोग बाहर करना चाहिए या सदा करना चाहिए? बताइए आप। सदा समय से सदुपयोग करणीय अर्थात हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगला है भूकंपित समय। जब कहीं आपके आसपास भूकंप आ गया हो तो आप क्या करेंगे? भूकंपित समय खाली स्थान गमनम एव उचितम भवति। ये बहुत अच्छा खाली स्थान है, प्रश्न IMP है। तो भूकंप के समय में खाली स्थान गमनम एव उचितम अस्ति। भूकंप के समय में खाली स्थान गमनम एव उचितम अस्ति। भूकंप जब आए तो हमें घर में अंदर नहीं रहना चाहिए, तुरंत कहीं सुरक्षित स्थान में चले जाना चाहिए। सुरक्षित स्थान का मतलब जहां पर कोई बिल्डिंग ना हो, नहीं तो बिल्डिंग गिरे और आप दबे उसमें, तो कहा बही गमनम अर्थात बाहर जाना चाहिए जहां पर कोई भी बिल्डिंग आदि ना हो। तो भूकंपित समय बही गमनम एव उचितम अस्ति। अगला खाली स्थान हरितिमा, खाली स्थान सूची पर्यावरणम। तो यहां पर अब केवल बचा यत्र और तत्र। यत्र हरितिमा अर्थात जहां पर हरियाली है, तत्र सूची पर्यावरणम वहां पर पर्यावरण सूची अर्थात पवित्र है। यत्र हरितिमा तत्र सूची पर्यावरणम। ये तो एक डायलॉग बन गया, दोहा बन गया, नारा बन गया, यत्र हरितिमा तत्र सूची पर्यावरणम। इस प्रकार से हमने खाली स्थान भी देखे, बड़े सरल खाली स्थान थे। अब पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। ये पर्याय पदम का मतलब क्या है? पर्याय पदम का मतलब है पर्यायवाची शब्द। नीचे लिखे हुए जो शब्द है उनका पर्यायवाची शब्द बताना है। जैसे पहला ही शब्द क्या है? सलिलम। आपने सुना है सलिल शब्द, इसके बहुत सारे पर्यायवाची आपके मन में आ भी गया होगा। सलिल मतलब नीर, जल, उदक, अंबु, ये सारे शब्द जल के पर्याय, सल के पर्यायवाची हैं। आपको पर्यायवाची संस्कृत में ही लिखना है तो आप जलम लिख दीजिए। अगला शब्द है आम्रम, रसालम, आम्रम, तो आप आम्रम शब्द दिया है तो यहां पर रसालम लिख दीजिए। फिर आया वनम, और आपको ये जो शब्द हैं ये पाठ में भी कई बार आए हैं, जैसे वनम। वनम के भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, पर आपके पुस्तक में एक शब्द आया है कांतारम। तो कांतार ये शब्द है, कांतार मतलब वन, तो कांतारम। या फिर वन के लिए कई बार और भी शब्द हैं, जैसे अरण्य, तो अरण्य, वनम, अरण्य, कांतारम, ये वन के पर्यायवाची हो गए। फिर आया शरीरम। शरीरम के भी बहुत सारे पर्यायवाची, उन सब में एक है तनु। तनु मतलब शरीर। अगला आया कुटिलम। कुटिल का मतलब टेढ़ा, जो आदमी सीधे सीधे काम नहीं करता, उल्टे सीधे काम करता है, कुछ पूछो कुछ बताता है, उसे टेढ़ा आदमी भी कहते हैं, बड़ा टेढ़ा है यार। तो वही कुटिल, कुटिल मतलब टेढ़ा, और उसको संस्कृत में कहेंगे वक्रम। ठीक है। फिर आगे आया पाषाण। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। संस्कृत में क्या बोलते हैं इसे? प्रस्तरम। पाषाणम प्रस्तरम। आप प्रस्तरह नहीं लिखना, प्रस्तरम ही शब्द बनता है। तो इस प्रकार से आपने पर्यायवाची शब्द देखे। अगला प्रश्न दे रहे हैं अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। अब नीचे जो शब्द लिखे उनके
विपरीत शब्द लिखना है, उनके विलोम शब्द लिखना है। तो पहला शब्द क्या है? सुकरम। करम शब्द, यहां पर करम मतलब करना से है, वैसे कर मतलब हाथ भी होता है। सुकरम शब्द लिखा। सुकरम का मतलब सरलता से किया जाए। उल्टा क्या लिखेंगे? कठिनता से किया जाने वाला, अर्थात दुष्करम। सुकरम, दुष्करम। आगे शब्द आया दूषितम। दूषित मतलब प्रदूषित, एक तरह से बेकार, गंदा। इसका सकारात्मक क्या होगा, अर्थात इसका उल्टा क्या होगा दूषित का? दूषित का उल्टा होगा शुद्ध। तो शुद्धम, निर्मलम। अगला शब्द आया गृह्णन्ति। गृह्णन्ति मतलब ग्रहण करता है, तो इसका छोड़ना। गृह्णन्ति और गृह्णन्ति का मतलब ग्रहण करना, तो इसका उल्टा क्या होगा? छोड़ना, अर्थात त्याग करता है। तो त्यजंती या मुंचंती। गृह्णन्ति में सत्री प्रत्यय स्त्रीलिंग है, तो वैसे ही आपको उसी भाषा में लिखना पड़ेगा। गृह्णन्ति अर्थात उल्टा हो जाएगा त्यजंती या मुंचंती। आगे आया निर्मलम। निर्मल मतलब शुद्ध, इसका उल्टा क्या होगा? अशुद्ध। तो निर्मलम का उल्टा अशुद्धम या दूषितम। इसके जस्ट पहले एक शब्द पूछा था दूषितम, तो दूषितम का उल्टा निर्मलम, निर्मलम का उल्टा दूषितम, ऐसा कर दीजिए। अगला शब्द दानवाय। दानव एक शब्द आया था, कस्मै जीवनम कामये, तो दानवाय का उल्टा हो जाएगा मानवाय। शांता। शांता, यहां पर शक्कर वाला सा नहीं है कि शांता मतलब शांत हो गए, क्वाइट, कीप क्वाइट, वो वाला शांत नहीं है कि चुप। यहां पर समय का सा है। इसमें दो शब्द, साधन अंता, अर्थात अंत से सहित। अंत से सहित तो शांता, और अंत से रहित तो अनंता। ठीक है, तो शांता का आपका उल्टा लिखना क्या है? अनंता। इस प्रकार से हमने विपरीत शब्द भी देखे और समानार्थी शब्द भी देखे। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न? उदाहरणम अनुसृत्य पाठात चित्वा। उदाहरण के आधार पर या उदाहरण का अनुसरण करके पाठ से चुन करके समस्त पदानी समासनाम चालिकर। तो नीचे जो शब्द दिए गए हैं, एक उदाहरण भी दिया गया है, उस उदाहरण के आधार पर पाठ से चुन करके सभी पदों के समास का नाम भी लिखना है और पद बताना है। चूंकि समास का नाम अभी तो आपने 9th में पढ़े होंगे, फिर भी अभी मैं बताते जाऊंगा, अगली कभी क्लास संधि समास की भी होगी। देखते हैं पहला, जैसे पहला शब्द इन्होंने दिया मलेन सहितम, ये तो समास विच्छेद करके दिया है। अब इसको पूरा आपको एक बनाना है। तो मलेन सहितम, मल से सहित, सहित शब्द आ जाए जहां भी तो वहां अव्ययी भाव समास होता है, और यह अव्ययी भाव समास होता है तो सहित की जगह केवल सा एक शब्द अक्षर बचेगा और वो आज आगे जाके लग जाएगा। तो मलेन सहितम अर्थात समलम, ये चूंकि आपके पाठ में भी आया है समलम शब्द। ठीक है, तो समलम मलेन सहितम अव्ययी भाव समास हुआ। आगे शब्द हरिता च ये तरवाह। हरित च ये तरवाह। हरित मतलब हरे, चा ये मतलब जो, तरवाह मतलब पेड़। तरु का पर्याय बहुवचन तरवाह, तो जो पेड़ हरे हैं। अब यहां पर मैं आपको समास आपने 9th में पढ़े होंगे, जब एक शब्द विशेषता बताए और एक शब्द विशेषण, मतलब एक शब्द विशेषण हो और एक शब्द विशेष्य हो, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो यहां पर तरु अर्थात पेड़ की विशेषता है कि वो कैसा है? हरे हैं, तो हरे पेड़, तो यहां पर होगा कर्मधारय समास, तो हो जाएगा हरित तरु। हरित तरु समास हो जाएगा इसके, हरित तरवाह, क्योंकि तरु शब्द बहुवचन में है। आगे शब्द देखते हैं क्या है? ललिता च या लता। अब ललित और लता, लता मतलब जो बेल होती है वह है, और वो कैसी? ललित अर्थात सुंदर। यहां पर भी एक शब्द विशेष से है, लता शब्द विशेष से है, और उसकी विशेषण क्या है कि वो ललित अर्थात सुंदर है। तो ये दोनों को जुड़ेंगे तो ललित लता बन जाएगा, ये पूरा शब्द बन जाएगा ललित लता। फिर आपको चूंकि इन्होंने पुस्तक में तेसाम या तासाम लिखा है, तो आप उसी विभक्ति में बदल दीजिए, तो ललित लता नाम, हरित तरुणाम षष्ठी विभक्ति में ही बताना है। नहीं भी बताओगे तो आप ललित लता हरित तरु ऐसा भी लिखेंगे और समास लिखेंगे तो वो भी सही है। अगला प्रश्न है
नवा मालिका। नवा मालिका, मालिका भी आपको मैंने बताया था, मालिका एक नव मालिका शुरू में ही आया था, फूल भी है। तो नव मालिका से यहां पर अलग अलग करेंगे तो मालिका शब्द स्त्रीलिंग का है और उसका विशेषण है कि वो मालिका कैसी है, नई है, नूतन है, तो उसमें भी स्त्रीलिंग आ गया, नव की जगह क्या हो गया, नवा। पर जब हम जोड़ेंगे तो ये नव मालिका बन जाएगा। तो यहां पर भी नव शब्द विशेषता बता रहा है, अर्थात कर्मधारय समास हो गया। मालिका नई है, ये विशेषता बता रहा है नव शब्द, तो नव मालिका में भी कर्मधारय समास। आगे शब्द आया धृतः सुख संदेशः येन। येन मतलब तृतीय विभक्ति है, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा सुख का संदेश धारण किया गया। अब यहां पर आप देखेंगे किसी नए व्यक्ति का हिंट किया जा रहा है। धृतः मतलब धारण किया गया, सुख संदेश अर्थात सुख का संदेश, येन मतलब जिसके द्वारा, तो जिसके द्वारा सुख का संदेश धारण किया गया, नया हिंट मिला ना। ये लाइन जब मैंने बोली कि धृतः सुख संदेशः येन, जिसके द्वारा सुख का संदेश धारण किया गया, तो इस शब्द से आपके मन में आएगा वो कौन, मतलब कोई नया व्यक्ति। और जब आप किसी सामासिक शब्द को, पद को बोलें अलग अलग करके और आपको उस शब्द से कुछ नया समझ में आए कि इसका मतलब है कोई व्यक्ति, तो आप समझ जाना कि वहां बहुब्रीहि है। तो धृत सुख संदेशः येन, आपने पाठ में पढ़ा होगा कि सुख का संदेश धारण करें,